हे गाइस, हेलो माय डियर अपकमिंग इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो माय डियर स्टूडेंट, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। लास्ट 16 ईयर का पेपर को मैं यहाँ पे लिया हूँ एसएससी जेई का। लास्ट 16 ईयर में, पिछला 16 साल में जो भी आपसे पूछा गया है सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं यहाँ पे जो भी पेपर का सॉल्यूशन करूंगा वो आपका रहेगा सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज। ठीक है, हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे डील करते हुए चलूंगा। उससे फायदा क्या होगा? फायदा आपको ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हर सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है एंड सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहा है, किस सब्जेक्ट से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको सॉल्यूशन के साथ साथ मिलेगा। और जैसे मैंने कहा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, फटाफट मैं यहाँ पे नहीं पार करूंगा, काफी अच्छी तरह से समझाते हुए चलूंगा। तो जैसे आप पेपर का सॉल्यूशन देखते हुए चलोगे, आप लोग का कंप्लीट रिवीजन होते हुए चलेगा सब्जेक्ट वाइज। बात समझ में आए कि नहीं? क्योंकि मैं जो भी चीज लाता हूँ, ऑब्वियसली बात है, आज के टाइम पे यूट्यूब में हजारों चैनल है जो एसएससी जेईई के पेपर को सॉल्यूशन कर रहा है, लेकिन मेरा ये टारगेट रहता है कि अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो कोई नहीं करा रहा है। मैं चाहता हूं कि वो आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस आपको दूं। तो यहां पे बेसिकली अगर आप सॉल्यूशन देखोगे ना, तो एक तो कंप्लीट रिवीजन आपको देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट रिवीजन मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं अगर बात करूं कि आप कहीं से नहीं पढ़े हो ना, सिर्फ अगर आप मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन को ही देख लोगे तो कंप्लीट मैकेनिकल का रिवीजन हो जाएगा। दूसरा बात, आपको पता चलेगा सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है। जैसे अभी हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड विथ टॉपिक वाइज। ठीक है, चैप्टर एंड टॉपिक वाइज, मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जितने भी आपका चैप्टर आता है, आप यहां पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे सारे वो चैप्टर जहां से क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जाता है, स्टेट लेवल एजेई में, सेंट्रल लेवल एजेई में, सबका यहाँ पे टॉपिक लिया हूं। अब यहां से आपको ये पता चलेगा, जैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हुए जाएंगे। जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे टॉपिक में पहला चैप्टर पहले ले दिया हूं कि ये फोर्स एंड फोर्स सिस्टम है। तो जब हम लोग का कंप्लीट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर, तो हम लोग देखेंगे इससे कितना क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे लास्ट 16 साल, तो लास्ट 16 साल में कितना क्वेश्चन पूछा गया फोर्स एंड फोर्स सिस्टम से, कितना क्वेश्चन पूछा गया मोमेंट एंड कपल से, कितना क्वेश्चन पूछा गया फ्रिक्शन से। इसी तरह तो आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्ट का भी पता चल जाएगा एंड टॉपिक का भी पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेस्ट एक्सपीरियंस आपके लिए होने वाला है। आप अच्छा से अगर आप वन टाइम भी देखोगे तो बहुत ज्यादा चांस बनता है कि आप एसएससी जेईई को क्वालिफाई कर जाओ। एंड एज यू नो दैट, क्या फायदा होता है एसएससी जेईई का क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा, लास्ट 16 साल, सर कब से कब तक, ये भी आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे लिखा गया है 16 साल, यानी 2007 से लेकर 2022 तक, 2021 का, कब से लेकर 23 तारीख 3rd मंथ 2021 तक के पेपर को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो 2007 से लेकर 2021 तक का सारे पेपर जो एसएससी जेईई में हुआ है, सभी का हम लोग यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे, राइट। एंड मैंने बता रहा था कि क्या क्या फायदा होने वाला है। तो पहली बात, 16 साल का आपका पेपर मिल जाएगा। 2007 से पहले क्यों नहीं लिए हैं सर? इसलिए नहीं लिया गया डियर स्टूडेंट, बिकॉज आप 2007 का भी पेपर देखोगे ना, तो 50 क्वेश्चन उस समय पूछा जाता था टेक्निकल में। तो उससे नीचे अगर जाएंगे ना, तो पैटर्न बहुत ही अलग था। उस तरह का पैटर्न आज के टाइम पे पूछा ही नहीं जाता। तो ये मोर देन सफिशिएंट मैं यहाँ पे लिया हूँ। ठीक है, उससे नीचे जाओगे तो कोई फायदा है नहीं। तो मैं यहाँ पे वो सब चीज लिया हूँ जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करेंगे वो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज यहाँ पे किया जाएगा, और प्रॉपर हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। मतलब सिर्फ क्वेश्चन को ही डील नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग थ्योरी को भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कुछ डेरिवेशन का जरूरत पड़ेगा, वो भी हम लोग समझेंगे, ताकि आपको मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मिले जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सिर्फ जैसे मैंने कहा, सिर्फ इस कोर्स को आप देखोगे तो आपका कंप्लीट मैकेनिकल का रिवीजन भी हो जाएगा, वेटेज भी पता चल जाएगा, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, एंड आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन भी आप लगा लोगे। समझ आया कि नहीं? एंड मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, मुझे कोल्ड हुआ है, सर्दी आया है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा बेयर करना। लेकिन मैं डिले नहीं करना चाह रहा था, बिकॉज एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन आप लोग को आ चुका है। एंड ये कब तक चलेगा? ये आप लोग का चलेगा जब तक एग्जाम ना आ जाए। ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं आ जाता है तब तक आपका ये पेपर चलेगा। एंड इसके अलावा एक चल रहा है हम लोग का एसएससी जेईई का, मैं बैच ले चल रहा हूँ, श्योर सिलेक्शन बैच, एसएससी जेईई को लेकर टारगेट किया गया है। ठीक है, जिसमें हम लोग सारा थ्योरी को डील करेंगे। मतलब जो आपका एसएससी जेईई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पहले ही, आप यहाँ पे जब प्लेलिस्ट में जाओगे, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे है सिविल का श्योर सिलेक्शन बैच एंड मैकेनिकल का श्योर सिलेक्शन बैच। तो आप जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, आप जाके पेपर को स्टार्ट कर सकते हो और वहाँ पे
थ्योरी पढ़ाया जा रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी एसएससी में दिया गया, और आरआरबी को टारगेट करते हुए दोनों का प्रिपरेशन कर रहे हो तो, और स्टेट लेवल एजे का भी टारगेट करते हुए। लेकिन एसएससी जेई जैसे आप लोगों को पता है स्टैंडर्ड है, तो उसको लेकर मैं चला हूं, और आरआरबी भी लेकर चला हूं। तो अगर आप थ्योरी देखना चाहते हो तो यहां से करना, एंड प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन यहां पे करना, मतलब जो भी आपको चीज चाहिए वो चीज आपको यहां पे मिल रहा है, राइट। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जैसे आप लोग समझ गए होंगे कि क्या यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ये है, दिस इज ऑल अबाउट मी। जिन बच्चों को नहीं पता मेरे बारे में उनके लिए मैं थोड़ा बता दूं, माय नेम इज उत्तम कुमार, एक्सपर्ट फॉर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट लेवल एजे, गेट एंड पीएसयू एग्जाम्स। लास्ट मेरा 5 ईयर मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाने में। 5 साल से, पिछला 5 साल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ, मैं गेट को 2 टाइम क्वालिफाई कर चुका हूँ, गेट रैंक रह चुका हूँ, ऑल इंडिया रैंक में मेरा आ चुका है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एसएससी जेई को मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, आरआरबी जेई को क्वालिफाई कर चुका हूँ, सीनियर सेक्शन इंजीनियर को एंड यूपीएससी को भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। मेंटरशिप में लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मैं मेंटर से दे चुका हूँ, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट मेरे से क्वालिफाई कर चुका है, 1000+ स्टूडेंट जो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल जॉब को क्वालिफाई कर चुका है। तो ये मेरा रहा टीचिंग एक्सपीरियंस। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने कहा, ये क्यों कहा गया है, यहाँ पे देखिएगा अभी कुछ भी नहीं लिखा गया है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे पेपर को सॉल्यूशन करेंगे ना, यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जितना भी वीडियो आएगा, अभी तो ये फर्स्ट वीडियो है, तो जैसे आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा 4 वीडियो 5 वीडियो में, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हुए जाएंगे कि फर्स्ट चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। मान लो फर्स्ट चैप्टर से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेकंड चैप्टर से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, और वेटेज भी पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना है। समझ आया कि नहीं? तो ये चीज़ करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे इसीलिए लिख दिया गया है ताकि हम लोग जैसे जैसे डील करते हुए जाएंगे आपको समझ आ जाएगा कि 2007 से लेकर 2020-21 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया किस चैप्टर से पूछा गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं, और मैं आप लोगों को टाइम भी कुछ दूंगा, बिकॉज आई होप सो कि आप कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे, है ना, पढ़े ही होंगे। तो मैं आप लोग को थोड़ा टाइम भी दूंगा, आप लोग भी ट्राई करना अपने से क्वेश्चन को सोल्यूशन करने का। एंड अगर आप नहीं करते हो तो मैं तो हुई हूँ, मेरा काम ही आप लोग को सोल्यूशन करवाना। तो चलिए, तो आप देख सकते हो फर्स्ट हम लोग का चैप्टर फोर्स एंड फोर्स सिस्टम से रहेगा। तो इसमें से जितना क्वेश्चन पूछा गया है 2007 से लेकर 2021 तक सब हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पढ़िएगा, एंड अपना भी टाइम लेके आप देखिए क्या करना आपको मैं बता रहा हूँ। आपको पॉज करना वीडियो को, और पॉज करके ट्राई करना खुद से कि क्वेश्चन को पढ़ना, और क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन देख के ट्राई करो कि भाई क्या रहने वाला। और देखो यहाँ पे सिर्फ एसएससी का नहीं, हम लोग हिमाचल एसएससी जेई का भी लिए हैं। तो एसएससी जेई तो लिया ही जा रहा, और कहीं का अगर स्टेट लेवल एजे में एग्जाम हुआ जेई लेवल का, उसको भी यहाँ पे कंसिडर किया गया, ताकि एक आपको ओवरऑल व्यू मिल सके कि एसएससी जेई सिर्फ एसएससी जेई नहीं, ऑल अगर स्टेट लेवल एजे में भी होता वहाँ भी कैसा क्वेश्चन स्टैंडर्ड पूछा जाता है, ताकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिले, अच्छा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलिए डील करते हैं। अब आप लोग पढ़िए और क्वेश्चन का भी लगाए पॉज करके, और बाकी मेरा वेट करिएगा, मैं सोल्यूशन भी आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ ए फोर्स इज स्टेट्स दैट व्हेन अ फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी इट्स इफेक्ट इज। बता रहा है कि बताइए द प्रिंसिपल, जो ट्रांसमिसिबिलिटी का प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग फोर्स जो है उसको कैसे डिफाइन किया गया है। व्हेन अ फोर्स, जब मेरा फोर्स एक्ट करता है किसी बॉडी में, तो उसका इफेक्ट मुझे क्या रहता है, सेम रहता है एवरी पॉइंट पे एट इट्स लाइन ऑफ एक्शन। क्या जो फोर्स रहता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, जो फोर्स का इफेक्ट रहता है किसी भी बॉडी पे, वो हर जगह पे हर पॉइंट पे सेम रहता है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे, और डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, और मिनिमम रहता है इफ द एक्ट एज ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अगर एक्ट करेगा, और मैक्सिमम रहता है अगर ये एक्ट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे किसी भी बॉडी का। तो बताइए, ये आपका कर्नाटक पीएससी में पूछा गया था ए के एग्जाम में, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में, एंड आपका हिमाचल के एसएससी जेई भी 2018 में पूछा गया है, और 2021 लेटेस्ट में पूछा गया। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर। अगर किसी बच्चे को इसके बारे में नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आखिर ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहता क्या है। देखो पहली बात, इसका आंसर जो है वो ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर होगा। सर ये क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी? ये सिंपल क्या कहता, मेरे यहाँ से ध्यान से समझ लिया। मान लो ये कोई मेरा रिजिड बॉडी है, ठीक है, एंड इस बॉडी में हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं। मान लो ये मेरा पॉइंट है, यहाँ मेरा फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? F1 फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं इसी लाइन ऑफ एक्शन पे, ठीक है, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे, लाइन ऑफ एक्शन मेरा चेंज नहीं होना चाहिए, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी इस फोर्स को मैं डिस्प्लेस कर देता हूं ना, इस फोर्स को, जो भी यहाँ पे मान लो F1 इक्वल टू कितना लग रहा है, अज्यूम करो आप, मान लो यहाँ पे 50 किलो न्यूटन, 10 किलो, आप जो भी ले सकते हो, न्यूटन ही ले लेते हैं, 50 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ ना इस पॉइंट पे
एंड यहाँ पे लगा देता हूँ F1 का वैल्यू 50 किलो न्यूटन, तो इसमें कोई भी इफेक्ट पड़ता नहीं है। ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम भी रहेगा, फोर्स का भी इफेक्ट यहाँ पे चेंज नहीं होता है, ना ही बॉडी का कोई यहाँ पे चेंज होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊं तो ये भी आपका F1 ही रहेगा, यानी कि 50 न्यूटन ही यहाँ पे रहेगा, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि मेरा सिंपल ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिविटी कि जो फोर्स रहता है ना किसी बॉडी पे अगर एक्ट करता है वो सेम रहता है एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सेम तो रहेगा लेकिन किसमें, लाइन ऑफ एक्शन पे। लाइन ऑफ एक्शन के थोड़ा बहुत इधर उधर गए ना तो फिर ये प्रिंसिपल जो है वैलिड नहीं होगा। जैसे कि अगर मान लो ये मेरा, अगर हम लोग लाइन ऑफ एक्शन मतलब उसी लाइन पे, उसी एक्सिस में, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, जैसे यहाँ पे लग गया, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा ऊपर हो गया, भले पैरेलल है लेकिन नहीं, ये मेरा फिर चेंज नहीं होगा। मान लो लाइन ऑफ एक्शन नहीं है तो ये मेरा 50 नहीं होगा, ये उससे कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, या बॉडी का बैलेंस भी बिगड़ सकता है, ठीक है। अगर मैं यहां लगा दिया, अगर इस तरह लगा दिया, ऐसा लगा, नहीं, उस लाइन ऑफ एक्शन में रहेगा तभी मेरा वैलिड करेगा। समझ आया, ये चीज को ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर मेरा ए हो गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई अलोंग द सेम लाइन आर नोन एज। तो ये हम लोग जब फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं ना, जिसमें आ जाता है आपका पैरेलल फोर्सेस, नॉन पैरेलल फोर्सेस। नॉन पैरेलल में आ जाता है कोलिनियर, कोप्लेनर, ठीक है, कनकरेंट आ जाता है, कोप्लेनर कनकरेंट आ जाता है, कोप्लेनर पैरेलल आ जाता है, कनकरेंट कोप्लेनर आ जाता है, ढेर सारा होता है। ये हम लोग थ्योरी में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। फिलहाल अब समझते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। सिंपल सा ये क्वेश्चन कहा गया है, द फोर्सेस whose line of action lie along the same line। मतलब सेम लाइन में, कहने का मतलब क्या कि मान लो ये मेरा इस तरह का कोई एक बार है या बीम है जो हॉरिजॉन्टली रखा गया है, ठीक है, एंड ये मेरा मान लो इस तरह करके फोर्स लग रहा है F1 पे, एंड इसी लाइन ऑफ एक्शन पे, ठीक है, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे मान लेते हैं बीच से एक्सिस पार हो रहा है, ठीक है, इस तरह करके पार हो रहा है, एंड इसी लाइन ऑफ एक्शन पे मेरा फोर्स यहाँ पे पड़ रहा है, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे पड़ रहा है इस तरह से, और फोर्स का वैल्यू यहाँ पे अलग अलग होगा, ठीक है, फोर्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लो ये मेरा F1 F2 है, ये मेरा F3 है, बट फोर्स अलग अलग है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है। लाइन ऑफ एक्सिस मान लो एक ये एक्सिस है मेरा, ठीक है, बीम का या बार का, लेकिन एक्सिस तो मेरा सेम है, लाइन ऑफ एक्शन मेरा सेम है, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहा जाता है मेरा कोलिनियर। को मतलब सेम होता है और लीनियर मतलब लाइन, एक ही लाइन में जो फोर्सेस एक्ट करता है उसको कोलिनियर कहते हैं, ठीक है। ये मेरा कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस होता है, ये सभी क्या होता है, चलो मैं थोड़ा आप लोगों को डील करा देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है, कि क्या होता है, थोड़ा आप लोगों को समझ में आएगा जैसे जैसे पढ़ते हुए जाएंगे। देखो सबसे पहली बात करते हैं ना, यहाँ पे बता गया कोप्लेनर, कोप्लेन, यहाँ पे प्लेन का बात किया ना, यानी एक ही प्लेन पे जब लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेन। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, पैरेलल का भी। पहली बात, जो फोर्सेस होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है पैरेलल फोर्सेस, एक होता है नॉन पैरेलल फोर्सेस। क्या होता है, अगर मैं फोर्सेस के यहाँ पे बात करूँ डियर, तो फोर्सेस को दो भाग में नॉर्मली डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट मेरा क्या होता है, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल फोर्सेस, और एक हो जाता है मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। क्या होता है पैरेलल फोर्सेस, जैसे कि आप लोगों को पता है दोनों का लाइन ऑफ एक्शन मेरा एक डायरेक्शन पे होना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस भी मेरा सेम होना चाहिए। मतलब इस दोनों के बीच का डिफरेंस अगर x है तो यहाँ भी x होगा पूरा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे उसका डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग पैरेलल कहते हैं। समझ आया। नॉन पैरेलल में क्या है कि दोनों का जैसे जैसे बढ़ते हुए जाएंगे ना उसके बीच का डिस्टेंस जो रहेगा ना वो मेरा वेरी करते हुए जाएगा। यहाँ मान लो x है तो ये x+1 आएगा, जैसे जैसे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए जाएगा, मतलब चेंज नहीं रहने वाला। अब देखो एक कहीं ना जाके मीट कर जाएगा। फिर ये भी बोल सकते हो कि नॉन पैरेलल एक दूसरे को जाके मीट कर देता, कट कर देता, दोनों को कटिंग कर देता है, लेकिन पैरेलल फोर्सेस एक दूसरे को अभी कट नहीं करता, वो इनफाइनाइट तक जाएगा लेकिन एक दूसरे को कट नहीं करेगा। नाउ पैरेलल फोर्सेस भी जो होता है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है मेरा एक लाइन ऑफ जो दोनों पैरेलल, जैसे कि मैंने मेरा बात समझो है ना, एक होता है लाइक पैरेलल फोर्सेस, एक अनलाइक होता है, ठीक है, उसको मैं बताता हूं आप लोग को। क्या मैंने कहा, एक होता है लाइक पैरेलल में सोम इस तरह से दिखाता हूं सिंपल, ये पैरेलल का मेरा सिंबल है ना, शॉर्ट में आप लोग को बताया। तो लाइक पैरेलल, एक होता है मेरा अनलाइक पैरेलल। एक सेकेंड, क्या मैंने कहा, अनलाइक पैरेलल। अनलाइक क्या होता है सर, अनलाइक जैसे लाइक पैरेलल देखो इस डायरेक्शन पे जा रहा है F1 F2 दोनों एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है तो मेरा लाइक पैरेलल हो गया। अनलाइक मतलब एक जा रहा है इस डायरेक्शन पे तो एक जा रहा है मेरा इस डायरेक्शन पे। आप देखो दोनों अपोजिट एक इधर है लेकिन दोनों मेरा पैरेलल है, दोनों के बीच का डिफरेंस मेरा सेम है, दोनों इनफाइनाइट तक कटेगा नहीं, तो हो गया मेरा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब जो ये नॉन पैरेलल फोर्सेस होता है ना, इसको बहुत सारे पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं और पैरेलल को भी डिवाइड करते हैं। तो ये इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब इतना करने के बाद और मैं फोर्सेस का डिफाइन अगर करूँ फर्दर
तो फर्दर मैं अगर डिफाइन करता हूँ तो चलिए 1 बाई 1 कर सकते। अच्छा, तो अब हम लोग प्लेन का बात करते हैं। प्लेन क्या था, मान लो तो आपको पता है ना, एक्सिस जो होता है एक्स वाई होता है, 2 होता है ना, ये मान ले, और हम लोग 3 एक्सिस यहाँ पे लेके जाएंगे, तीनों प्लेन का बात करेंगे। मान लेते हैं मेरा एक्स है, ये मेरा वाई प्लेन है, और मेरा जेड, ये एक्सिस हम लोग अभी लेके चलते हैं। ये क्या एक्सिस होता है आप लोग को पता है, ये क्या हम लोग लेते हैं, एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको एक्सिस ना बना के अब मैं प्लेन बनाऊं, प्लेन का मतलब क्या होता है, दीवार होता है। मैं एक तरह थोड़ा सा इसको हटाता हूँ, एक्सिस को हटाता हूँ, और अब मैं इसको प्लेन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो आप इसको अगर एक दीवार बना लो, इसको एक आप दीवार बना लो, एकदम मैं आम भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट देखो आज के टाइम पे दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है डियर कि जेई और एई कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। द पॉइंट इज, जो टीचर होता है ना, वो अपने तरीके से समझाने का ट्राई करता है, ये नहीं सोचता कि स्टूडेंट को क्या कैसे समझाया जाए बेटर तरीके से। ये मैं चीज़ को फील किया हूँ, इसीलिए मेरे यहाँ अगर मैं बात करूँगा ना, जैसे पिछला बारी बात कर रहे हैं 2000 जो आपका 14-15 में, तो वो नहीं 18-19 वाला बात करते हैं, उसमें अगर मैं 1000 स्टूडेंट को पढ़ाया था, उसमें से ना 1000 में से मुझे लग रहा कि 300 से ज़्यादा स्टूडेंट मेरा क्वालिफाई किया था। सिर्फ एसएससी जेई नहीं, एसएससी रहे, आरआरबी का बात मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा तो बहुत सारे स्टेट लेवल एजेई में भी लड़का क्वालिफाई किया, डीआरडीओ में भी, इसरो में किया था। अब बात करते क्यों, अब देखो कुछ बड़े बड़े चैनल का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ पे 2 लाख से लेकर 10 लाख लड़का लग रहा था, कितना 2 से 10 लाख, और बोलता क्या हमारे यहाँ से 200 बच्चा एसएससी में क्वालिफाई किया है, ठीक है, इस तरीका से बात करता है। तो आप देखो 10 लाख में 200 बच्चा और मेरा 1000 में 300 बच्चा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि टीचर क्या करता है ना, वो सोचता है कि बहुत डीप डीप बात करेगा, लड़का को समझ नहीं आता, लेकिन हाँ लड़का लगता है कि चलो इतना टीचर बोल रहा तो कुछ अच्छा ही बात कर रहा होगा, बड़ा मतलब, लेकिन इस लैंग्वेज में बात करता है कि सामने वाला बंदा कन्विंस ही नहीं होता, आप समझ ही नहीं पाते हो। मेरा जस्ट अपोजिट है, हम ये सोचें कि आप लोगों को कैसे ईजी से ईजी तरीका समझाया जाए, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको क्वेश्चन को समझना है, आपको वहाँ पर क्वेश्चन लगाना नहीं है। ये नहीं कि भारी भारी वर्ड में आपसे बात कर दूं, आपको कुछ दिमाग में घुसेगा ही नहीं कि भाई बड़ा भारी भारी वर्ड आ गया, जॉब तो नहीं लेगा ना। मेरा टारगेट आप लोग को जॉब दिलाना, ठीक है, और जॉब दिलाने के लिए आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझ के आंसर सही पिक करना पड़ेगा। तो उसके लिए ईजी से ईजी तरीके से कैसे एक्सप्लेन करूँ, वो मैं टारगेट रहता है, इसीलिए ट्राई करता हूँ कि आप लोग को आसान से आसान भाषा में समझाया जाए। आई होप आप समझो। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा ध्यान देता हूँ कि देखिए दूसरा क्वेश्चन में कितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि डियर ये सबसे क्वेश्चन आता है, कोलिनियर से, कोप्लेनर से, पैरेलल से, कंकरेंट से, नॉन कंकरेंट से आता है, इसीलिए इसको समझाना काफी इंपॉर्टेंट, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर आप मेरा कोर्स देख रहे हो तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा, मुझे व्यू वगैरह नहीं चाहिए, मुझे कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करना है। बच्चा जो देखेगा, 100 बच्चा ही देखे, 200 बच्चा देखे, 500 बच्चा देखे, लेकिन वो क्वालिफाई करे और जॉब ले, मेरा टारगेट ये है। ये नहीं कि आप सबसे, इसलिए मैं लाइव क्लासेस नहीं लेता हूँ। लाइव क्लास में क्या होता है, अनरेंडमली बच्चा कमेंट करता है, उसका रिप्लाई करेंगे और टाइम वेस्ट होगा, आप लोग का भी, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, पढ़ाई में ज़्यादा फोकस रहता है। अच्छा, ये सभी चीज़ में क्यों बात करता हूँ कि कभी कभी आप लोग को एक्चुअल चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या चल रहा है फील्ड में और आपको क्या करना चाहिए और किससे चीज़ से बचना चाहिए। तो ये जो लाइव क्लासेस होता है ना, उससे बचना ही चाहिए। आप देखोगे लाइव क्लास 1 घंटा में ना 20 से 30 मिनट तो बस बकवास ही होता है टीचर का, ठीक है, ये कोई बात कर दे उसमें 5 मिनट बकने लगा, है ना। तो अब मैं क्या ही बताऊँ, छोड़िए हटाई, खैर हम लोग आ जाते हैं टॉपिक में। तो मेरा टारगेट रहता है ईजी तरीके से फोकस करके आप लोगों को पढ़ाना। चलिए अब देखो, इसको जैसे दीवार होगी, जैसे घर में आप बैठे हो तो एक नीचे हो गया, नीचे का एक दीवार है, एक आप देखो ऊपर वाला, जैसे आप नीचे वाला ये दीवार है, एक सामने वाला आपका फ्रंट का दीवार है और एक साइड का दीवार है। मैं 6 में से 3 दीवार का यहाँ बात किया हूँ, तो यही सबको मैं प्लेन यहाँ पे कहता हूँ। इसको क्या कहा जाता है, प्लेन कहा जाता है। तो इसको मैं, अब देखो ये प्लेन है, ये क्या है, मेरा प्लेन है, प्लेन फर्स्ट है। एक सेकंड में शॉर्ट में यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट प्लेन है, मैं ले लेता हूँ, आप किसी को भी फर्स्ट प्लेन ले सकते हो, ये नहीं कि मैं उसी को पहला प्लेन मान लिया हूँ, ठीक है। ये प्लेन मेरा फर्स्ट है, ये प्लेन मेरा सेकंड है और ये प्लेन मेरा थर्ड है। एंड ये प्लेन किन 2 एक्सिस से मिलके बना, ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके बना, ये ध्यान रखिएगा। अगर प्लेन 2 का बात करेंगे तो ये मेरा जेड और वाई से मिलकर बना है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो तीनों प्लेन है। तो अगर को प्लेन का बात कहा था ना, को प्लेन का मतलब होता है एक ही प्लेन में सारे फोर्सेस आ रहा है। क्या होता है, एक ही प्लेन पे सारे फोर्सेस आ जाता है। तो अब मैं यहाँ पे अगर को प्लेनर दिखाऊं तो को प्लेन का मतलब क्या है कि मान लो 3 फोर्सेस को लेके चलता हूं, आप कितना भी फोर्स लेते हो, 3 4 5 8, तो मैं इस तरह करके लेता हूं, एक प्लेन, 2 फोर्सेस एंड 3 फोर्सेस, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। तो क्या आप बोलोगे ये मेरा कोप्लेनर फोर्सेस है? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि एक ही प्लेन पे है ना, को माने एक ही प्लेन पे है, ठीक है। तो देखो बी नंबर कहा गया कोप्लेनर, लेकिन पैरेलल कहा गया है। तो अगर आप कोप्लेनर पैरेलल बना चाहेंगे तो क्या करोगे यहाँ पे, तो सर पैरेलल यहाँ पे बना दीजिए, मतलब तीनों फोर्स जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। एक सेकंड, जैसे ये मेरा F1 हो गया,
ये मेरा F2 हो गया और यहीं कहीं मेरा F3 हो गया। आप देख सकते हो तीनों मेरा क्या पैरेलल है, लेकिन कोप्लेनर अभी भी कोप्लेन में ही है। अच्छा, नन कोप्लेनर कैसे होगा सर? तो अलग अलग प्लेन से आएगा। जैसे मैं इसको इरेज कर लेता हूं, ठीक है। देखिए यहां से एक फोर्स आया, यहां से एक फोर्स आया, यहां से एक फोर्स आया, F1 F2 और ये मेरा F3। तो देखो यहाँ पे क्या है मेरा, अच्छा इस फोर्स को क्या बोलेंगे? पहली बात सर, इसको हम लोग चूंकि अलग अलग प्लेन से है तो यहाँ बोलेंगे हम लोग नन कोप्लेनर। बात समझ में आया? क्या बोलेंगे हम लोग? नन कोप्लेनर। एंड क्या मेरा कनकरेंट है? कनकरेंट नहीं, एक पॉइंट पे मिल तो नहीं रहा है या और पैरेलल भी नहीं है, तो इसको बोलेंगे नन कोप्लेनर, नन पैरेलल। नन पैरेलल क्योंकि पैरेलल मेरा नहीं है और मेरा एक पॉइंट पे जब मिलता है उसको हम लोग कनकरेंट कहते हैं। एक लाइन पे याद रखिएगा, जब एक लाइन पे मिलता है ना, एक लाइन पे मिल रहा है, जैसे यहाँ पे F1 हो गया, यहाँ पे मेरा F2 हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं? कोलिनियर। जब एक लाइन पे मिलता है, एक लाइन पे, क्या मैं बोल रहा हूँ? एक लाइन पे। लेकिन जब एक पॉइंट पे आके सबको मिलता है ना, ये F1 आया, ये F2 आया, ये F3 आया, इस तरह से जितना फोर्स बनाएंगे इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आपका कनकरेंट। कनकरेंट। तो समझ गए यहाँ पे कनकरेंट एक पॉइंट पे, एक लाइन पे, कोलिनियर, और कोप्लेन मतलब एक प्लेन पे, या चूंकि अदर प्लेन पे आया तो इसको नन कोप्लेनर। तो देखो यहाँ पे अब सब आपको समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड जो भी अब हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे वो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है? वो आप लोग को समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ आप सभी का, फटाफट फिगर के साथ आप लोग को समझाते हुए चलता हूँ। तो यहाँ पे बात किया गया है कोप्लेनर और पैरेलल। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 एक्सिस इस तरह करके कोई भी एगो प्लेन लेंगे और यहाँ पे इस तरह करके बता देंगे F1 एंड F2। चलिए दो ही फोर्स लेके चलते हैं। तो सर ये मेरा पैरेलल भी है, तो पैरेलल भी है और कोप्लेनर एक प्लेन पे भी है। क्लियर? बात करते हैं सी नंबर। क्या कहा है? कोप्लेनर लेकिन नन कनकरेंट। कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे है लेकिन नन कनकरेंट है। अच्छा ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे? तो मैं इसको ड्रॉ करके आप लोगों को बताता हूं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, ये रहा मेरा, इधर से एक आया और इधर से एक गया। अब क्या है सर जी, मेरे यहाँ पे कोप्लेनर एक प्लेन पे है लेकिन नन कनकरेंट है। नन करेंट मतलब क्या है? एक सेकंड, नन कनकरेंट मतलब एक पॉइंट पे आके मिल नहीं रहा है। तो देखो ये एक पॉइंट पे आके मिलेगा नहीं, ये कुछ इधर जाएगा, इसके लिए 2 से ज्यादा दिखाना पड़ेगा, तब आपको बेटर तरीका से एक्सपीरियंस होगा, है ना? तो मैं एक काम करो और एक फोर्स में यहाँ पे ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। अब देखो तीनों, तो तीनों का एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है। आप बोलेंगे सर इसको अगर मैं इस तरह करके पास करता हूँ तो दोनों के पॉइंट मिल रहा है। तीनों एक पॉइंट पे मिलना चाहिए, जितने फोर्स सब एक पॉइंट पे मिलना चाहिए ना। ये तो आके मिल नहीं रहा, ये कहीं मिल रहा, तो ये दोनों यहाँ पे आके मिलेगा। यहाँ पे एक मिल रहा पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा, लेकिन क्या तीनों एक पॉइंट में मिल रहा? नहीं। तो मेरा हो गया क्या? मेरा सी नंबर। देखो कोप्लेनर एक ही प्लेन पे है लेकिन नन कनकरेंट, नहीं मिल रहा है। और डी नंबर में क्या क्या? कोप्लेनर और कनकरेंट। हाँ अब देखो इसको मैं बनाता हूं, कोप्लेनर लेकिन कनकरेंट भी है। इस केस में मैं यहां पे दिखाता हूं कैसे ये बन जाएगा। ये कुछ हो जाएगा आपका इस तरीके से, F1 यहां से आएगा, F2 यहां से आएगा और F3 यहां से आएगा। तो F1 F2 एंड F3। यहाँ पे क्या देख रहे हो? एक ही प्लेन। देखो ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है, ठीक है? ये अलग प्लेन 2 है, ये प्लेन 3 है और ये मेरा प्लेन 1 है। तो प्लेन 1 में आप देख सकते हो मेरा सबका सब मेरा है, यानी को प्लेनर है एंड कनकरेंट, एक पॉइंट पे आके सब कोई मिल भी रहा है। सब देखो एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, ये फोर्स मेरे इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, सब एक पॉइंट पे मिल रहा है। हो गया, समझ आया? तो यहाँ पे सारे फोर्सेस के बारे में बता दिया, टोटल कोप्लेनर, कनकरेंट, दिस दैट मैंने सब बता दिया, और लाइक पैरेलल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में मैंने बता दिया। समझ गए? तो इसका कारण आंसर क्या होगा? लाई अलोंग दी सेम लाइन, तो यानी कोलिनियर हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोलिनियर माने एक लाइन। चलिए डियर स्टूडेंट बताइए, थर्ड नंबर का बनाइए तो आप लोग क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डायमेंशन पूछा फोर्स का, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, 8-9 का है, ठीक है? चलिए इसको बनाइए आप लोग। मेरा थोड़ा सा कोल्ड आ गया, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ ना कि आप लोग का डिले थोड़ा करो, ठीक है? क्योंकि आप लोग का डिले अब नहीं कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है एंड प्रिपरेशन करना काफ़ी जरूरी है आपके लिए। चलिए आई होप सो अभी तक इसका आप लोग आंसर जो है वो दे दिए होंगे। कह रहा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स। क्या होता है फोर्स सर? तो सर जी फोर्स जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम लोग कैसे लिखते हैं? केजी से। सर एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहाँ से आया ये पता है कि नहीं? चलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को तोड़ के बताता हूँ। मास है, क्या है मेरा? मास का तो मास है, इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा एक्सेलरेशन को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, चेंज इंटू वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है? वेलोसिटी क्या हो जाता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको पता है स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताते चलूंगा, है ना? वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है? स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या हो जाता है मेरा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होता है,
वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या होता है मेरा, वो होता है स्केलर क्वांटिटी। अब ये क्या होता है सर, स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मेरा मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ मेरा मैग्नीट्यूड का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, मैग्नीट्यूड का। लेकिन जो मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है, v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेक्टर, वहां पे मेरा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी में, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसका क्या मतलब, जैसे इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, टाइम कितना है भाई, 5 बज रहा है, कितना आप चावल लाए, मान लो मम्मी बोली चावल लेने तो 10 केजी चावल लाए, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है 10 किलो, 5 किलो, 8 किलो। लेकिन मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन के, जैसे फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन आप मान लो इस तरह का कोई बॉक्स से इस तरह करके रखा हुआ है, मान लो ये मेरा बॉक्स है कोई, ठीक है, इस बॉक्स को मुझे यहाँ तक पहुँचाना है, इस डायरेक्शन पे जाना है, तो आपको नीचे डायरेक्शन पे ही लेके जाना पड़ेगा। जैसे आप कुली को बोला गया कि आप ट्रेन के 12वें बोगी में जाकर सामान रखो तब आपको पैसा मिलेगा, वो अगर किसी और बोगी में रख दिया तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना वेट है और किस डायरेक्शन में जाना वो भी पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो वो हो गया कि मेरा वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है कि ए से लेकर बी तक अगर पॉइंट जा रहा है तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब एक डायरेक्शन यहाँ पे बता रहा है, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तार को एकदम सीधा खींचेंगे किधरों से जाए, लेकिन डिस्टेंस क्या आता है, स्पीड में मेरा डिस्टेंस आ जाए, तो डिस्टेंस वो किधर से भी जाए, है ना, इधर से घूम के ए डायरेक्शन से जाए या बी डायरेक्शन से जाए या फिर ऐसे से घूम के सी से जाए, सब डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कब होगा, इसी डायरेक्शन में ही, तो यहाँ पे एक खास डायरेक्शन बता रहा है, मिनिमम डिस्टेंस, तो यानी कि वहां पे डायरेक्शन का जरूरत पड़ रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। इसीलिए वेक्टर जो होता है मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, समझ आया। लेकिन दोनों में यूनिट मेरा सेम होता है, डिस्टेंस है तो मीटर बाई सेकेंड, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वही मीटर से ही कंसीडर करेंगे, तो मीटर बाय सेकंड, ठीक है, समझ आया। चलिए अब इसको मैं हटाता हूँ और आते हैं हम लोग वेलोसिटी की ओर। यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आप लोग को, एक सेकंड इसको मैं सारी को इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो भाई वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या हो गया सर, एक सेकंड, वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड नीचे में और एक टाइम आ गया, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग मीटर से ही लिखेंगे, तो मीटर बाय सेकंड और नीचे में और एक सेकंड, तो घुमा फिर के क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही चीज यहाँ पे एक सेकंड स्क्वायर छूट गया था, तो क्या होगा केजी, और एक्सेलरेशन का क्या होगा, बेसिकली ये एक्सेलरेशन ही आया, एक्सेलरेशन को तोड़ के हम लोग क्या लाए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये मेरा एक्सेलरेशन का बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास का मास, तो ये बोल सकते हैं कि केजी एंड इसका आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही चीज डायरेक्ट यहाँ पे कहा गया था, समझ आया कि नहीं। चलिए मैं आप लोग का बेसिक भी क्लियर करना यहाँ पे चाह रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम लेके बहुत सारे चीजों को बता रहा हूँ, कि जैसे मैंने कहा मैं आप लोग को एकदम बेसिक से चलूंगा, अगर आपका बेसिक भी अच्छा नहीं है तो आप बस लेक्चर देखते हुए चलो। चलिए तो यहाँ पे मैं बात करूंगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो अब हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। केजी, केजी क्या होता है, मास, एमएलटी लेके चलते हैं, एमएलटी, ये जो m है ये क्या होता है, मास के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं, किसके लिए, मास के लिए। ये l क्या, लेंथ है, ये हम लोग लेंथ के लिए कंसिडर करते हैं, और t किसके लिए करते हैं, टाइम के लिए करते हैं। डायमेंशन में हम लोग ये तीन चीज का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे केजी, केजी क्या है, मास है ना, तो मास के लिए m यहाँ कंसिडर करेंगे। ये m क्या है मेरा, m मीटर था, मीटर यानी लेंथ, तो l हो जाएगा। और टाइम के लिए क्या है आपका t लेते हैं, सेकंड के लिए टाइम t लेते हैं, तो क्या यहाँ पे आ गया mlt, और चूंकि सेकंड का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर, यानी कि mlt माइनस 2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो जैसे ऊपर जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, तो mlt माइनस 2 आ जाएगा। अभी देखो ये बहुत ही बेसिक था, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लो कुछ स्टूडेंट बहुत ही तेज है और उसके लिए 1 मिनट में बन गया, लेकिन इतना एक्सप्लेन किया, आप थोड़ा पार कर लो, फास्ट फॉरवर्ड कर लो, लेकिन मैं सब स्टूडेंट को लेके चलूंगा। और जिस बच्चे को पता भी है ना, फिर भी आप रिवीजन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो जॉब नहीं लगता ना, कभी वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि मुझे ये तो आता है, सर पार कीजिए, क्या बच्चा जैसा पढ़ा रहे। अगर आपको आता है ना तो आप सोल्यूशन करो, सोल्यूशन के बाद पार करो। कभी भी ये कॉन्फिडेंट मत रहना कि मुझे आता है, इसको सोल्यूशन नहीं करना, मुझे पता है। कहीं कहीं क्या होता है ना, आप देखो इसको जब बनाओगे तो बहुत सारा चीजें आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा कि मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है। तो ये मैंने जैसे कहा वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, बहुत सारा चीज आपको कॉन्सेप्ट नजर आ गया। तो रिवीजन करते रहो, जब आपका जॉब लग जाएगा उसके बाद आपको दिखाना है, लेकिन उससे पहले रिवीजन जितना करोगे ना उतना ज्यादा आपका दिमाग में जाके कैच करेगा और वो ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। समझ आया कि नहीं, तो ध्यान रखना। कभी और कॉन्फिडेंट में अगर आपको आता है तो आता यही है कि आप फास्ट फटाफट बना लो, फटाफट बना के और आगे बढ़ो। ये नहीं कि मुझे आता है तो डायरेक्ट मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। ये एसएससी जेईई देख सकते हो 2018 का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 27/1/2018 मॉर्निंग शिफ्ट में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल इज यूज फॉर। भाई डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल जो है वो क्यों यूज करते हैं वो मुझे बताइए। ये बेसिकली क्या होता है, मोमेंटम का,
मोमेंटम मेरा बताता है और मास इंटू एक्सेलरेशन का सम अप बताता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा क्या हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, ये रिड्यूस करता है जो भी काइनेटिक्स रहता है उसके स्टैटिक प्रॉब्लम को यहाँ पे रिड्यूसिंग करने का एक तरीका होता है। अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, ये बताता है कि जो भी रिजल्टेंट फोर्स होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, जो भी रिजल्टेंट, मैं समझाता हूँ आप लोग को, रिजल्टेंट फोर्स जो होता है जो एक्ट करता है किसी भी बॉडी पे, ठीक है, क्या करता है, एक्ट करता है, एक्ट ऑन बॉडी, ठीक है, उन सबको अगर मैं टुगेदर लेके चलूंगा, सबको लेके चलूंगा, यानी कि एक बॉडी पे जो भी रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करता है ना, वो टुगेदर जो होता है वो मेरा अगेंस्ट में आ जाता है, टुगेदर विथ, यहां बोलेंगे विथ अगेंस्ट इफेक्टिव फोर्स, और इनर्शिया इसको बोल लो, इनर्शिया फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है, मैंने ये देखो थोड़ा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, इसलिए मैंने पहले लिख दिया था कि समझाऊं अच्छी तरह से। रिजल्टेंट फोर्स मतलब किसी भी बॉडी पे जो भी फोर्सेस लग रहा है, मान लो इस तरह बॉडी है, यहाँ फोर्स लगा F1, यहाँ से फोर्स लगा F2, यहाँ से फोर्स लगा F3, तो ये जितने फोर्स है सबका रिजल्टेंट जो भी करेंगे ना, टुगेदर करेंगे, है ना, उसका जो इफेक्ट होता है ना वो अगेंस्ट होता है उसके इनर्शिया फोर्स का, इनर्शिया फोर्स का। इट मीन्स P माइनस एम ए इज इक्वल टू 0, तो वो हो जाता है मेरा इक्विलिब्रियम, या फिर बोल सकते हो P इक्वल टू एम ए, P इक्वल टू एम ए। तो जो भी यहाँ मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाता है वो इक्वल टू हो जाता है मेरा मोमेंटम का, ठीक है, तो इनर्शिया फोर्स का, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं P माइनस एम ए इक्वल टू 0 और P इक्वल टू एम ए। समझ आए, ये मेरा करता है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, और ये मेरा करता क्या है, ये रिड्यूस करता है मेरा प्रॉब्लम काइनेटिक्स का। एक होता है काइनेटिक्स, एक होता है काइनेमेटिक्स। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से थ्योरी में डिस्कस करूंगा कि क्या होता है मेरा काइनेटिक्स और क्या होता है मेरा काइनेमेटिक्स, ठीक है, समझ आएगी नहीं, चलिए ये सभी चीज को मैं बताऊंगा, तो यहाँ पे ये चीज समझो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरी में क्लास तो स्टार्ट हो ही गया, उसको भी आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को ही मैं पहले स्टार्ट कराऊँ ताकि वहाँ पे थ्योरी भी आप देखो। 5th नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन, ये आपका SSC JEE पूछा गया था 2017 के शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन ये कह रहा है एक सैटेलाइट है इज कीप्ड ऑन मूविंग ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू, कहा है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट और इजी है, ये तो 8-9 क्लास में आप लोगों को पता होगा। ये सिंपल कह रहा है कि सैटेलाइट जो होता है कीप्ड ऑन मूविंग ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जैसे मान लो ये मेरा अर्थ है, सॉरी ये कैसा मैंने अर्थ बता दिया है ना, अर्थ सर्कुलर होगा, एक सेकेंड, ठीक है, ये मेरा अर्थ है, इसके चारों ओर मान लो कोई सैटेलाइट है, ठीक है, कोई भी सैटेलाइट है वो इसके चारों ओर घूम रहा है, तो घूम रहा क्यों घूम रहा बताइए, सेंट्रीफ्यूगल के चलते, सेंट्रीपिटल के चलते, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते, और रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट, किसके चलते जो है वो मेरा घूम रहा है, बताइए। तो ये डियर, चलिए बताइए, थोड़ा सा मैं टाइम आप लोग को देता हूँ, ठीक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि देखिए कुछ कुछ आंसर जो है ना वो आपको भी लगाना यहाँ पड़ेगा, राइट। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, कोल्ड, इसलिए बार बार मुझे पसीना भी आ रहा है एंड थोड़ा सही भी नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग के लिए इतना सभी चीज़ रेडी है, बस आप लोग इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छी तरह से मेहनत करके आप लोग पढ़ाई करो। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, होप सो अभी तक आप लोग करेक्ट आंसर ले लिए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। देखो क्या होता है, अगर मान लो कोई कर्व पाथ में घूम रहा है, एक फोर्स होता है जो मेक ए बॉडी फॉलो अ कर्व पाथ इन द डायरेक्शन ऑलवेज ऑर्थोगोनल, एंड मोशन जो भी मेरा करता है बॉडी का टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट करता है, एंड बोल सकते हो सेंटर की ओर करता है, तो सेंटर की ओर खींचता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल कहते हैं, और बाहर की ओर जाता है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अच्छा थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल का आप लोग 1-2 एग्जांपल बताओ तो, अच्छा एक लाइन में बता रहा हूँ, सेंट्रीपिटल जो सेंटर की ओर खींचता है, समझ आया कि नहीं, सेंट्रीफ्यूगल का बताइए। वॉशिंग मशीन आप देखें, वॉशिंग मशीन, या फिर आप किसी चीज़ को पानी को ऐसे ना फेरो, है ना, या फिर वॉशिंग मशीन हो गया, और क्या मौत का कुआं हो गया, इन सभी में क्या होता है, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन क्या होता है, कपड़ा जो है ना, इस तरह वॉशिंग मशीन अगर है मेरा, ठीक है, टॉप लोड वॉशिंग मशीन का बात करें, फिर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, जैसे आप लिखोगे कपड़ा दूर जाता है, कैसे जाता है, दूर भागता है, ठीक है, सेंटर से दूर की ओर जाता है, वो सेंट्रीफ्यूगल हो गया, सेंट्रीपिटल में सेंटर की ओर आ जाता है, तो सेंटर की ओर आता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते सेंट्रीपिटल मेरा लगता है, ठीक है, समझ आया, सेंट्रीफ्यूगल हटता है, सेंट्रीपिटल अंदर आता है। चलिए तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, SSC JEE 2015 का क्वेश्चन है डियर, चलिए लगाइए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज यूज फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी अप्लाइड विथ 3 कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स। बहुत सारे बच्चे को तो आइडिया लग गया होगा। जैसे यहाँ पे बात की इक्विलिब्रियम का एंड बात की यहाँ पे 3, वो भी कंकरेंट और कोप्लेनर फोर्स का। याद करो कौन सा थ्योरम होता। अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कंकरेंट मतलब एक पॉइंट पे लगने वाला, मतलब कहीं ना कहीं सर ये मेरा इस तरह का कोई फोर्स होगा कि एक पॉइंट में, और 3 फोर्स का बात किया है। 3 फोर्स आप देखो यहाँ पे क्या है, मेरा 3 फोर्स है भाई, F1 है, F2 है और F3 है। तीनों फोर्स हो गया। कंकरेंट एक पॉइंट पे आके मिल रहा है। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे, इस तरह का एक प्लेन है, मान लो इस तरह करके बताएं तो ये दूसरा प्लेन, ये तीसरा प्लेन, लेकिन अभी हम लोग ना इसको लेके चले ना इसको, एक ही प्लेन पे है। बताइए इस तरह में कौन सा थ्योरम है जो 3 फोर्स के लिए यूज होता है? वेरगोनस थ्योरम, हैमिल्टन, लेमिस या पाइथागोरस? तो आपको लगेगा सर ये तो लेमिस का बात कर रहा है। लेमिस थ्योरम में क्या होता है? 3 फोर्स का था। और ये स्टेटमेंट क्या कहता है? ये स्टेटमेंट ये कहता है कि जो भी मेरा 3 अगर मेरा फोर्स कोई होता है, कोई भी मेरा 3 फोर्स है जो कि इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, मतलब बॉडी मेरा बैलेंस है, उस फोर्स मतलब बॉडी मेरा मूव नहीं कर रहा है, जितना मेरा फोर्स F1 F2 करके उसको बैलेंस करके रहा है, स्टैटिक मोशन में रह रहा है, एंड वो मेरा कंकरेंट और कोप्लेनर है, तो हम लोग फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स डिवाइड बाय हो जाता है साइन ऑफ अदर टू एंगल का, अदर जो भी एंगल यहाँ पे रहेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे अल्फा बीटा गामा, तो F1 डिवाइड बाई, जैसे F1 यहाँ ले रहे हैं तो F1 के जस्ट अपोजिट वाला दोनों फोर्स के बीच का एंगल, तो यहाँ देखो F1 है, तो बताइए F1 के लिए कौन सा एंगल लेंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको पकड़ना है। तो F1 डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका गामा होगा। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे अल्फा में लिख देता हूँ, दोनों गामा हो गया, एक मैं अल्फा यहाँ कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट है। तो ये मैंने अल्फा कर दिया, यहाँ पे एक बीटा हो गया और एक मेरा गामा हो गया। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा, तो यहाँ पे F1 बाई गामा हो जाएगा, साइन गामा। कैसे हम लोग लिए? देखो F1 जो रहेगा ना फोर्स, उसके दोनों अपोजिट फोर्सेस को नहीं लेना है, तो इसके जस्ट सामने वाला फोर्स क्या है मेरा? यहाँ पे F3 है, और जिसके सामने वाला फोर्स क्या है मेरा? एक सेकंड, यहाँ पे F2 को करने दीजिए हमको, जस्ट अ मिनट रुकिए। ये मेरा F2 हो गया एंड F3 हो गया, तो दोनों सामने का फोर्सेज जो होता ना उसके बीच के एंगल को नहीं लेंगे। जैसे और बोल सकता हूं सामने का फोर्सेस का बीच का एंगल, या फिर दोनों आमने सामने का एंगल को नहीं लेंगे। तो इसके सामने का एंगल मेरा बीटा है और इसके सामने का एंगल मेरा अल्फा है, तो नहीं लिए। तो बचा क्या मेरा? बचा यहाँ पे मेरा गामा, तो साइन गामा। सेम उसी तरह अगर मैं बात करूंगा F2 का, तो बताइए F2 का क्या होगा? तो सर F2 के सामने का मेरा बीटा है, नहीं लेंगे। और अगर मैं बात करूंगा F2 का इधर सामने का मेरा गामा, नहीं लेंगे, अल्फा बचा है, तो साइन मेरा अल्फा हो गया, है ना। एक सेकंड, ये मेरा हो गया गामा, ये हो गया मेरा अल्फा। एंड F3 का अगर बात करेंगे तो F3 के सामने मेरा क्या है? ये मेरा एक गामा है, अल्फा मेरा बीटा बचा, तो साइन बीटा। बस इस तरह से करते हैं हम लोग सिंपली। तो ये समझ गए होंगे, इसका करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? लेमिस थ्योरम, सी विल बी अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आया कि नहीं? चलिए ये चीज़ मेरा यहाँ पे कहलाता है। चलिए गाइज मूव करते हैं आगे क्वेश्चन की और उस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स भी और एंगल भी। 3 अगर मेरा फोर्स, ये 3 चीज़ का ध्यान रखना लेमिस थ्योरम में। किस किस चीज़ का ध्यान रखना? कंकरेंट, कोप्लेनर और इक्विलिब्रियम। 3 फोर्स अगर कंकरेंट, इक्विलिब्रियम, कंकरेंट रहे तो हम लोग फोर्सेस को और एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर 2 किसी फोर्सेस दिया रहेगा और एंगल दिया रहेगा तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। और कभी भी ये ध्यान मत दीजिएगा मेरे क्लास में कि सर कम क्वेश्चन बनाएं, मेरा टारगेट कम क्वेश्चन है। अगर मैं अभी तक 6 क्वेश्चन बनाया, मुझे लग रहा है 6 में 60 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए, बहुत सारे और पॉइंट को भी। ठीक है, तो वो मेरा ध्यान दीजिएगा, कंटेंट पे फोकस करिएगा, नंबर ऑफ कंटेंट में मत जाइएगा, क्वांटिटी में मत जाइएगा। और वैसे हो सके तो मैं 1 घंटा में 200 क्वेश्चन भी सोल्यूशन करा लूँ, लेकिन 200 क्वेश्चन कराऊँ रटने वाला हो जाएगा, समझने वाला नहीं हो जाएगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा, जो क्वेश्चन बताएंगे वो समझने का ट्राई कीजिएगा। चलिए 7, जहां इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा उसको मैं पार भी करूंगा, जो नहीं पूछा जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। अच्छा, और एक चीज, आपको केएलसी जो है वो फर्स्ट पेपर में नहीं मिलेगा। जो केएलसी होता है उसको आप अवॉइड कीजिएगा। ना तो आपको मिलेगा स्क्रीन पे केएलसी यानी वर्चुअल कैलकुलेटर, ना ही आपको मिलेगा मतलब हैंड में जो कैलकुलेटर होता है केएलसी, कुछ भी आपको नहीं मिलने जा रहा है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, न्यूमेरिकल भी बनाइएगा, वो अपने मतलब ओबियसली बात है, इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप खुद कैलकुलेशन करके आंसर ला सकते हो। तो अवॉइड कीजिएगा कैलकुलेटर यूज़ करने का। अगर कैलकुलेटर यूज़ करते हो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज़ के लिए कैलकुलेट करने का, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन ले सकता है आपके एग्जाम में। तो अवॉइड कीजिएगा, कैलकुलेटर को खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा। अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा तो 2-3 महीना में आपका सभी चीज़ सुधर जाएगा। अभी आप अगर नहीं कीजिएगा तो बड़ा दिक्कत होने वाला है ना, क्योंकि बहुत सारा बच्चा करता है, अगर थोड़ा भी इंटू करना तो उसके लिए भी केएलसी यूज करता, तो वो नहीं कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं यहाँ पे। व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर द पार्टिकल अप्लाइड विथ अ सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर कंकरेंट।
तो बोल रहा बताओ, एक मेरा नन कोप्लेनर नन कंकरेंट का एक सिस्टम है, बॉडी का सिस्टम है, मतलब एक मेरा भाई मतलब कोई मेरा बॉडी है, इसमें मेरा एक्ट कर रहा है फोर्सेस ढेर सारा, जो मेरा नन कोप्लेनर और कंकरेंट है। तो जैसे यहाँ पे नन कोप्लेनर और कंकरेंट आ गया, इस मीन्स अलग अलग मेरा प्लेन पे लगेगा, मतलब इस तरह से लगने वाला है, ऐसे एक प्लेन, ये मेरा दूसरा प्लेन और ये मेरा तीसरा प्लेन, अलग अलग प्लेन से लग रहा है, लेकिन मेरा कंकरेंट है, एक पॉइंट पे आकर सब मिल रहा है, मतलब ऐसे कुछ है ना, ये मेरा ऐसे कुछ और मेरा ऐसे कुछ, देखो अलग अलग प्लेन से आया, ये फर्स्ट प्लेन से, ये सेकंड प्लेन से आया, ये थर्ड प्लेन से आया, हर जो है अलग अलग प्लेन से आया। मान लो यहाँ पे F1 फोर्स को मैंने यहाँ पे लिया P1 प्लेन से, F2 फोर्स को लिया P2 प्लेन से और F3 फोर्स को लिया P, तो अलग अलग को प्लेन होगा, लेकिन कंकरेंट है, एक पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए अगर इस बॉडी को मूवमेंट ना करे, इक्विलिब्रियम रखना है, स्टैटिक बनाए रखना है, रुके रहना है। इक्विलिब्रियम हम लोग क्यों लेते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में, क्योंकि उस बॉडी को मुझे स्टैटिक पढ़ना है ना, उसको स्टडी करना है। तो स्टडी करने के लिए अगर हमेशा हर एक सेकंड में मूवमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो स्टडी करना काफी डिफिकल्ट होगा, चेंज होगा ना, वेरी हम हमेशा चेंज करते हुए जाएगा। इसीलिए हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन को लेके चलते हैं। वैसे जनरली ये चीज होता नहीं है, लेकिन हम लोग आइडियल मान के चलते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं ताकि स्टडी करना इजी रहे, समझ आए, इसीलिए हर चीज हम लोग इक्विलिब्रियम लेते हैं। बात समझ आया कि नहीं? हाँ, ये चीज है। तो बोल रहा कि बताइए क्या चीज होगा, तो इसके लिए मुझे फोर्सेस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सम ऑफ एक्स डायरेक्शन में और सम ऑफ वाई डायरेक्शन में इज इक्वल टू 0, और यहां पर मोमेंट भी इंक्लूड होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, क्या यहां पे मोमेंट आएगा, इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। मान लो दिस इज योर एन ऑब्जेक्ट, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये मैं एक्सिस को दिखाया हूं कि मान लो एक्सिस पार हुआ है, एक रॉड जैसा आपको दिख रहा है ना, आई होप सो कि ये दिख रहा होगा, रॉड जैसा है जो एकदम बीच से सेंटर से पार हुआ। दिस इज योर एक्सिस ऑफ दिस बॉडी, एक्सिस ऑफ दिस बॉडी। अभी देखो मान लो रोटेट कर रहा है और अभी स्टेशनरी मोशन में। नाउ मैं ये बात कर रहा था कि अगर मैं क्या करता हूं, मान लो इधर से एक मैंने फोर्स लगाया, इस सेंटर पे एक लगाया अंगुली से, और इस सेंटर में एक फोर्स लगाया, तो क्या ये मेरा मूवमेंट कर रहा है? मोमेंट कब आ जाता है? मोमेंट जब वो मूव करता है, ठीक है, मूव करेगा मतलब रोटेशन करेगा, मोमेंट के चलते बेंडिंग वगैरह होता है। मोमेंट क्या था? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मेरा कोई ये मेरा बीम है, यहां मैंने यहां फोर्स लगाया तो ये इस तरह मूव कर जाएगा, क्यों? क्योंकि फोर्स मोमेंट जो होता है ना, वो हो जाता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स मेरा F लग रहा है और ये मेरा डिस्टेंस है R, यहां से लेकर यहां तक। तो डिस्टेंस के जो मूवमेंट हुआ बीम में, उस तरह कोई इस तरह बॉडी है, तो मान लो एक फोर्स लगा यहां पे, एक फोर्स लगा यहां पे, इन दोनों ऊपर नीचे, देखो यहाँ पे रह ही नहीं रहा, रुकेगा ही नहीं। आप देखना इस तरह करके ये ऐसे हो जाएगा ना, समझ आए? देखो सेंटर में है, मेरा बात समझना, मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं। एकदम सेंटर में मैंने एक अंगुली रखा, दूसरा सेंटर में और एक अंगुली रखा। अब इसका मतलब क्या है? दोनों अंगुली ना एक पॉइंट पे जाके मिल रहा, मतलब यहां से समझना कि ये मेरा बॉडी है ना, तो मैंने यहां पे एक अंगुली रखा, यहां पे एक अंगुली रखा, इट मींस ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को मीट कर रहा है, यानी कंकरेंट है। तो जब भी कंकरेंट आएगा ना, वो कभी भी वहां पे मोमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये मोमेंट का होने के लिए क्या है, इसको मूवमेंट चाहिए। लेकिन थोड़ा सा भी मैं अगर ऊपर नीचे कर देता हूं, जैसे एक मान लो यहाँ फोर्स मैंने करा, एक नीचे, अब देखो ये होगा ही नहीं, इस तरह मूव करा, फोर्स लगाएंगे मूव कर जाएगा। लेकिन अगर सेंटर में रखें, कितनों दबाएंगे नहीं, मूव ही नहीं होगा। आप देखना खुद ट्राई करके। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये फोर्स को अब मैं यहाँ पे एक फोर्स लगाता हूं और यहां मैंने फोर्स लगाया, तो जैसे इस तरह लगाया ना ऊपर और नीचे, तो वो मूव कर जाएगा, एक दूसरे को रोटेट करने लगेगा। इट मींस जहां पे कंकरेंट आएगा, मोमेंट तो मेरा आएगा नहीं, यानी जहां जहां मोमेंट है उसको कट कर दो। तो मैंने यहां पे कट कर दिया और मोमेंट मेरा सी में कट कर दिया, समझ आया मेरी बात की नहीं? तो मोमेंट तो नहीं होगा। नाउ अब यहां पे बात आता है कि मेरा ए नंबर होगा या फिर सी नंबर होगा। ए नंबर में कहा गया एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में 2 डायरेक्शन का बात किया गया है, एंड यहां पे मेरा 3 डायरेक्शन का बात किया गया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताओ, यहां पे बात किया गया क्या? यहां पे व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कंडीशन टू बी सर्टिफाइड फॉर द पार्टिकल अप्लाइड बाय द सिस्टम नन कोप्लेनर। तो जैसे यहां पे नन कोप्लेनर है डियर, नन कोप्लेनर मतलब एक प्लेन पे तो है नहीं, अलग अलग प्लेन से आ रहा है। तो आप देख ही सकते हो 3 प्लेन से है, तो यहाँ पे भाई मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, दोनों है ना। यहाँ पे सिर्फ अगर पैरेलल का बात करता ना, नन पैरेलल, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता नन कोप्लेनर के जगह में अगर रहता मेरा नन पैरेलल, क्या रहता? नन पैरेलल, PARALLEL, ठीक है, नन पैरेलल। तो नन पैरेलल का कैसा रहता है? इस तरह का कोई बॉडी रहता है और ऐसे कुछ आता है, ऐसे कुछ F1 रहता है। तो आपको पता है नन पैरेलल को हम लोग रिजोल्व कैसे करते हैं? सम ऑफ एक्स एंड सम ऑफ वाई, मतलब एक हम लोग सम ऑफ एक्स लेते हैं, सम ऑफ वाई लेते हैं। ये हम लोग ले लिए, ये हम लोग ले लिए मान लो वाई डायरेक्शन पे, ये ले लिए हम लोग एक्स डायरेक्शन पे, तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो यहाँ पे 2 ही आया, क्यों? क्योंकि मेरा नन पैरेलल है, नन पैरेलल फोर्सेस है। नन पैरेलल मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है? नन कोप्लेनर, अलग अलग प्लेन से आ रहा है। तो F1, F2, F3, तो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन का जरूरत पड़ा। देखो ना यहाँ पे एक्सिस जो है हम लोग एक्स एक्सिस भी लिए है ना, ये वाई मान लो एक्स एक्सिस भी लिए यहाँ पे,
एक हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस भी लिए और जेड एक्सिस भी लिए, तो तीनों में मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे मेरा सम ऑफ एक्स भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, सम ऑफ वाई भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, सम ऑफ जेड भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इट मीन्स करेक्ट आंसर यहाँ का क्या होगा, सभी चीज को मैं हौज पोज हटाता हूँ और यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा डी विल बी और करेक्ट आंसर, क्योंकि नन कोप्लेनर कहा गया है। नन पैरेलल रहता है तो यहाँ पे सेकंड वाला आंसर रहता है, क्योंकि मोमेंट क्यों नहीं लिखी, कंकरेंट, और कभी भी कंकरेंट रहेगा, एक पॉइंट पे अगर लग रहा है तो उसको मूवमेंट होने ही नहीं देगा, चाहे 10 फोर्स भी लगे आपस में, क्योंकि वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। समझ आए मेरी बात की नहीं, रोटेशन उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 का डी विल बी और करेक्ट आंसर। चलिए डियर स्टूडेंट, तो डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर अब मैं बोलूंगा सर ये सेकंड फर्स्ट कब होता आंसर, फर्स्ट कब हो जाता, जब मैं यहां पे बोल सकता हूं, और एक कंडीशन है, लब ये रहता नन कोप्लेनर एंड नन कंकरेंट, ये भी एक कंडीशन है, नन कंकरेंट, ये भी समझाने दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन पे भी एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ आई इक्वल टू जीरो। मैं यहाँ क्या क्या कर रहा हूँ, कंडीशन मैंने क्या कहा, यहाँ पे कंडीशन मैंने कहा नन कोप्लेनर और नन कंकरेंट। तो मैं समझाता हूँ थोड़ा सा इसको कैसे। ये मैंने लिया इस तरह से, तीनों एक्सिस लिया, उससे भी समझो यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ ये हो गया। तो नन कोप्लेनर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या नन कंकरेंट भी है, कंकरेंट नहीं, अलग अलग पॉइंट पे मेरा लग रहा है। तो नन कंकरेंट है ना, तो बोल सकते हैं कि ऐसे मेरे जा रहा है F1, ये मेरा जा रहा है F2 और ये मेरा जा रहा है F3, ये मेरा जा रहा है F3। तो देख सकते हो भाई नन कोप्लेनर अलग अलग प्लेन पे है, समझ गए सर। और मेरा क्या नन कंकरेंट भी है, क्या मेरा एक पॉइंट पे आके मिल रहा नहीं मिल रहा है, तो फिर इसमें भी हम लोग मेरा ए नंबर करेक्ट होगा, नन कोप्लेनर नन कंकरेंट में भी। और मेरा अगर नन कोप्लेनर के जगह में पैरेलल रहता फिर भी, आप बोलेंगे सर कैसे, ध्यान दो डियर स्टूडेंट, ये एक कंकरेंट में मिल नहीं रहा है, तो हर ध्यान दोगे ना सिर्फ एक प्लेन, जैसे ये प्लेन मेरा फर्स्ट है, तो फर्स्ट प्लेन में तो एक तरह से क्या हो गया मेरा नन भाई पैरेलल ही हो गया ना, नन पैरेलल फोर्स। तो यहाँ पे ये दोनों इस तरह करके करेंगे, इधर आ जाएगा मेरा मान लो F1 जो भी एंगल से कुछ बनेगा, F1 cos थीटा आ जाएगा, इधर F1 sin थीटा आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी एक और दो डायरेक्शन पे निकालेंगे, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल सम ऑफ वर्टिकल, इसमें भी सम ऑफ हॉरिजॉन्टल सम ऑफ वर्टिकल निकालेंगे। तो ध्यान से देखोगे Fx एंड Fy ही निकाल रहे हैं, Fx एंड Fy, ये मेरा Fy हो जाएगा, Fx आ जाएगा, Fy हो जाएगा एंड Fx हो जाएगा, तीनों में तो दो ही हो गया। समझ आया मेरी बात की नहीं, तो इस केस में भी मेरा दोनों हो जाएगा, चलिए Fx एंड Fy समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैरेलल फोर्सेस हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन। भाई साहब ये बोल रहा कि पैरेलल फोर्सेस अगर है तो बोल रहा कि पैरेलल फोर्सेस हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन मेरा कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है टू ईच अदर, ट्रांसवर्स होता है, पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये तो भाई बच्चा वाला क्वेश्चन है, पैरेलल होता है, ऑब्वियसली बात है। पैरेलल एक दूसरे का होगा ना, ईच अदर से मेरा पैरेलल करेगा, चाहे लाइक रहे, ये मेरा जैसा लाइक पैरेलल फोर्सेस हो गया, पैरेलल फोर्सेस हो गया, और मैं अगर ले लूँ इस तरह से एक इधर इधर, तो ये मेरा अनलाइक हो गया। तो लाइक रहे या अनलाइक पैरेलल फोर्सेस रहे, दोनों ही केस में ये मेरा क्या होगा, मेरा पैरेलल रहेगा टू ईच अदर। समझ आया कि नहीं, चलिए ये चीज़ मेरा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10th की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्या क्या हम लोग करेंगे, 10th की ओर यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे 10th की ओर बढ़ता हूँ तो सॉरी 9th की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज द डैश ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन। बताइए इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे बोल क्या रहा है, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट, मोमेंट यहाँ पे बात कर रहा है किसी पॉइंट के अबाउट। तो मान लेते ए मेरा कोई है बॉडी है ना, यहाँ पे है, मान लो इस तरह का कोई मेरा बॉडी है, एंड इस तरह करके यहाँ पे मैंने एक बी पॉइंट रखा, ठीक है, और इस ए एंड बी ओ बी है, इसके अबाउट बी के अबाउट मेरा पॉइंट लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ये मेरा मान लो कोई फोर्स है, बी पॉइंट पे एक फोर्स लगा रहे हैं, ओ के अबाउट मुझे मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो कह रहा है द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज डैश ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या होगा, प्रोडक्ट होता है, डिवीजन होता है, सम होता है या सब्ट्रैक्शन होता है। तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट होता है। मुझे क्या पता, मैं बार बार क्या रहा हूँ, मोमेंट के लिए क्या था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो मैंने ये फोर्स लिया, F1 मेरा फोर्स है, तो इसको मान लो कंसीडर करेंगे, तो F आ जाएगा, इनटू डिस्टेंस लेंगे, तो क्या ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नहीं है, तो मैं पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तो हम लोग इसको पहले रिजॉल्व करेंगे इस तरह से, इस तरह करके रिजॉल्व करेंगे, और जो ये डायरेक्शन ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हम लोग x अगर है तो इंटू एक्स करेंगे, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे लेके कंसिडर करना। कोई अगर मान लो इस तरह से वर्टिकल बीम है,
ठीक है, हॉरिजॉन्टल बीम है, मान लो, सॉरी हॉरिजॉन्टल बीम है, एंड यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया हुआ है, ऐसे कुछ करके फोर्स है, ठीक है, F1 फोर्स है, और इसका डिस्टेंस कितना x है। तो अगर मोमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा F1 इंटू एक्स, क्योंकि पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा परपेंडिकुलर 90 डिग्री, देखो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। नाउ यहाँ पे मैंने क्या करा सेकंड केस में कि F1 को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, इस बारी F1 को मैं यहाँ पे क्या कर दिया कि कुछ जो है मेरा ऐसे है, ऐसे करके है F1 मेरा। अब मुझे चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या भी ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा, तब इसको मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा। कैसे रिजॉल्व करें, मान लो ये 30 डिग्री में इंक्लाइंड है और मेरा F1 फोर्स है, तो ये मेरा एक फोर्स इधर जाएगा, एक फोर्स मेरा इधर जाएगा, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा मेरा F1 cos 30 आ जाएगा, और नीचे आएगा मेरा क्या F1 sin 30। तो हम लोग क्या चलेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मेरा फोर्स होना चाहिए डिस्टेंस के, यानी हम लोग लेंगे क्या यहाँ पे F1 cos 30 इंटू एक्स लेंगे, क्योंकि मेरा परपेंडिकुलर तब जाके होगा। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे हम लोग सब में देख रहे हो इंटू कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 9th का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th की ओर बढ़ते हैं। 10th, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस, जब मेरा किसी बॉडी में सब्जेक्ट मतलब दो फोर्स लग रहा है उस बॉडी में, दी बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ टू फोर्सेस आर, तो बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम रहेगा किस केस में, इफ टू फोर्सेस आर कोलिनियर अनइक्वल एंड अपोजिट, कोलिनियर इक्वल एंड एक्ट एज द सेम डायरेक्शन। अच्छा तो आप बताइए, खुद ही बताइए, कोई बॉडी मेरा जो है वो कब मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहेगा। मैं आप लोगों को खुद ही बताता हूं कि लेट सपोज आप करो कि इस तरह से एक मेरा बॉडी है, इसको मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन रखना है, मतलब बैलेंस रखना है, इसको मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात इधर से मैं एक फोर्स लगाऊंगा F1, इधर से मैं एक फोर्स लगाऊंगा, ठीक है F2, ठीक है। अब ना मेरा बात समझिए, यहाँ पे अगर मान लो F1 जो है वो 10 न्यूटन का है और मेरा F2 जो है मेरा 20 न्यूटन का है, तो क्या ये मेरा स्टेशनरी रह पाएगा, नहीं, क्योंकि मेरे तरफ से देखो यही मेरा बॉडी है, इधर मैंने लगाया कम फोर्स, इधर लगाया ज्यादा फोर्स, तो ये इधर मूव कर जाएगा, जिधर ज्यादा फोर्स होगा उधर ही वो मूव कर जाएगा। तो यानी कि ये तो चलेगा नहीं। इट मीन्स पहली बात मेरा फोर्स इक्वल होना चाहिए, मतलब अगर एक डायरेक्शन मेरा 10 लग रहा है तो इधर भी 10 या 20 तो 20, तो चलो मैं 10 लेके चलता हूँ, यानी कि इक्वल। तो जहां मेरा अनइक्वल है वो तो होगा नहीं, तो ए नंबर तो मेरा कट गया, ए नंबर मेरा होने वाला यहाँ पे नहीं है, और कहीं पे अनइक्वल है नहीं, यहाँ पे इक्वल इक्वल तीनों में। चलिए ठीक है। दूसरा बात, अगर मेरा लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं रहा फिर भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि मान लो यहाँ पे मेरा एक बॉडी है और मैंने यहाँ पे 10 लगाया, ठीक है, F1 10 न्यूटन यहाँ का लगाया और ऊपर में मैंने लगाया F2 लगाया। देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ जा रहा है, तो बॉडी तो फिर से मूव कर जाएगा ना, मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, घूमने लगेगा, यहाँ ऐसे करके ऊपर नीचे लगाएंगे तो मूवमेंट हो जाएगा ना, समझ हो ना। तो ये भी नहीं होगा। इट मीन्स मेरा लाइन ऑफ एक्शन जो भी है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि भाई कोलिनियर इक्वल है, एक्ट इन सेम डायरेक्शन। अच्छा अब ये भी देख लेते, सेकंड नंबर सेम डायरेक्शन कर रहा है। अगर मेरा सेम डायरेक्शन है, मतलब एक बॉडी पे मेरा इधर से लगा रहे हैं F1 और इधर लगा रहे हैं F2, तो क्या बैलेंस होगा भाई, दोनों तो एक ही डायरेक्शन में लगा तो उधर तो मूव कर जाएगा, उधर ही चल जाएगा। बात समझे, तो सेम डायरेक्शन में भी तो होगा नहीं, तो मेरा बी भी कट गया। अब सी एंड डी बचा। यहां बोला कोलिनियर, भाई कोलिनियर एक ही लाइन पे, तो भाई यहाँ पे देखो एक लाइन पे ही हो सकता है, ये वाला भी नहीं हो सकता, मैंने कहा ये मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, तो भाई कोलिनियर होगा, बिल्कुल होगा, अभी तक ठीक है। इक्वल होना चाहिए, तो 10 10 ये भी सही है। अब बात करेंगे अपोजिट, तो आप देख सकते हो ना, आप इधर से 10 लगाओगे, इधर से 10 लगाओगे, एक अपोजिट, एक जा रहा है इस डायरेक्शन पे, एक जा रहा है इस डायरेक्शन में, तभी जाकर बैलेंस होगा ना। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो नन कोलिनियर होगा, तो नन कोलिनियर भी मैंने ये एग्जांपल जो बेसिकली नन कोलिनियर का ही था, किसका था, नन कोलिनियर का था। तो नन कोलिनियर तो होगा नहीं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आंसर आपको सी नंबर मिल ही गया। तो कोलिनियर मतलब एक लाइन पे, इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन लगाएंगे तो फिर से वही एक ही डायरेक्शन में चल जाएगा, तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को इसी तरीके से करना है, एग्जाम में जाके इतना नहीं करना है, वहां तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं। मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको सब समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कितना सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, कोलिनियर का, अनइक्वल का, अपोजिट का, और ये सब चीज का मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी जो मैं आप लोग को डिस्कस कर रहा था, एक सेकंड में आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर को आज हम लोग डील करने का ट्राई कर रहे हैं कि पूरा कंप्लीट कर दे। इसमें 31 आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, अभी तक का, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही चैप्टर है। इतना क्वेश्चन कहीं भी नहीं पूछा गया है। इसमें लगभग मैंने कहा जैसे 31 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी मैं तो उतना क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ज़्यादा। अच्छा एक चीज़ आप लोग ये भी कंसिडर कीजिएगा कि कितना लंबा क्लास लेके चलूँ। क्या आप लोग को 1 घंटा ही क्लास चाहिए, फिर उससे भी बड़ा चलेगा? मैं चाहूँ तो 1.5 घंटा का भी क्लास चलेगा, 2 घंटा का भी क्लास चलेगा। उसमें तब जाके कम से कम 20-30 होगा, क्योंकि मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करूँगा।
और अगर आप सिर्फ 40 मिनट 50 मिनट का लेक्चर चाहते हो तो उसमें 10 से 12 ही क्वेश्चन कर सकते हैं, बिकॉज मैं डीपली कराऊंगा। अगर आप लोग को ये भी बताइएगा सर फटाफट कराते जाइए तो वो भी रेडी है ना, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक बार एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छी तरह से करूँ। देखो डियर, अगर आपको जॉब लेना है ना तो कोई मजाक नहीं है जॉब, ठीक है, मजाक नहीं है, आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, कॉमेडी नहीं है कि यहाँ पे आपको मजाक करना है, कि टीचर से बात करना है, टाइम पास करना है। भाई आप 24 घंटा मेहनत करो ना, मतलब मजाक करो, जो करना करो, लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो तब सीरियस करो। अगर आपको सच में जॉब चाहिए तो जॉब जब चाहिए जब 100% मैं आप लोग को कंटेंट देने में ही फोकस करूँ, ठीक है। और आप भी एज्यूम करो उस 1 घंटा पूरा मन लगा के पढ़ो। तो अगर आपको चाहिए कि सर आप टाइम लिमिट कितना ही पढ़ाइए, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छे से पढ़ाइए। और अगर आपको अच्छा लग रहा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा पसंद आ रहा है। अभी 1 घंटा होने जा रहा है, उसके बाद मैं इसको ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं आप लोगों को पहले रिस्पॉन्स चाहिए कि कितना लेक्चर आप लोग को चाहिए। अगर आप लोग बोलिएगा सर कम से कम 20 क्वेश्चन तक सोल्यूशन कराइए, है ना, 20 क्वेश्चन तक सोल्यूशन कराइए, और लेक्चर कितना लंबा जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चाहिए सर 1 घंटा ही मात्र रखिए, उसमें जितना क्वेश्चन हो रहा है उतना बताइए, वो भी ठीक है। अगर आपको ये भी चाहिए सर फटाफट करेंगे, वो भी ठीक है। आप लोग जनता जनार्दन आप लोग जो चाहते वही करेंगे, लेकिन जॉब लेना तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से ही लगेगा। अगर आप सोचिएगा फटाफट मैं बता दूं इसका आंसर क्या होगा डियर बताइए, हाँ सी होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने पढ़ दिया झूठे बता दिया, ऐसे नहीं, हर चीज़ को बताएंगे तब जाके इंपॉर्टेंट रहेगा। बराबर समझ रहे हो कि नहीं? चलिए, और मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 5 साल से करियर एक्सपीरियंस उसी तरह बच्चा का निकाला है जो इस तरह से अच्छी तरह से पढ़ा है, ठीक है। बिकॉज जो क्वालिफाई करता है उन लोग से भी बात करते हैं तो पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की और 1-2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट अबाउट द पॉइंट इज स्टेट बाय। ये बेसिकली स्टेटमेंट का बात किया गया है। ये जो आपका स्टेटमेंट है वेरगोनिस थ्योरम है, वेरगोनिस थ्योरम आपका, जिसको हम लोग लॉ ऑफ मोमेंट भी कहते हैं, ध्यान रखना, लॉ ऑफ मोमेंट, ठीक है। ये मोमेंट का लॉ है, याद रखिएगा, क्या है? मोमेंट का लॉ। जैसे और बहुत सारा लॉ है, जैसे लेमिस थ्योरम है, इसके वाला और सारा मुझे याद नहीं आ रहा, तो बहुत सारा अच्छा, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा, ट्रेंगल लॉ ऑफ फोर्सेस हो गया, यस, ट्रेंगल लॉ ऑफ फोर्सेस हो गया, इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हो गया, लेमिस थ्योरम हो गया, ये सभी फोर्स का लॉ है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने का लॉ है। आप देखो लेमिस थ्योरम में क्या करते हैं हम लोग, फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स में क्या करते हैं, फोर्स को फाइंड आउट करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। बात समझे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस आ गया, उसमें क्या करते हैं हम लोग, 2 नॉन पैरेलल फोर्सेस हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जो वेरगोनिस थ्योरम होता है, इससे हम लोग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर मान लो कोई ए पॉइंट है और ये मेरा, मान लो एक मेरा ए यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है, एंड यहाँ मेरा 2 फोर्स है, मान लो ये मेरा ए ना लेके मेरा F1 यहाँ पे लेके चलूँ तो ज़्यादा बेटर तरीका से मैं आप लोग को समझा पाऊंगा। ये मेरा F1 फोर्स है, ये मेरा F2 फोर्स है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, मुझे फाइंड आउट करना मोमेंट, एक कोई यहाँ पे ओ पॉइंट है, एक सेकंड इसको भी मैं इरेज यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा समझ जाइए कि बेसिकली ये मेरा करता कैसे है। क्या ये मेरा देखो 2 ही फोर्स का यहाँ भी बात करता है, ए पॉइंट है, ओ पॉइंट है, इसके बाद मुझे मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो मोमेंट कैसे करते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स हो गया और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे, मान लो फोर्स मेरा थोड़ा टिल्ट है तो हम लोग पहले निकाल लेंगे और यहाँ हम लोग फाइंड आउट करेंगे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके बाद जो भी मेरा मोमेंट निकलेगा, यानी कि F1 मोमेंट ऑफ F1 अबाउट पॉइंट O प्लस मोमेंट ऑफ F2 फोर्स अबाउट पॉइंट O, इसके अबाउट भी जो भी मोमेंट रहेगा वो इज इक्वल टू होगा इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट। कहीं ना कहीं इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा किसके, मान लो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के थ्रू निकालेंगे। इसका पैरेललोग्राम आपको लोगों को पता है ना कैसे बनाते हैं, तो ये थ्योरी में सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसको पहले पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये इस तरह करके हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पैरेललोग्राम बना दिए। अब पैरेललोग्राम का क्या हो जाए, जो डायगोनल होता है ना वो रिजल्टेंट देता है, जिसका आप लोग को याद होगा रिजल्टेंट क्या क्या हो जाता है, F1 प्लस F2 प्लस 2F1 F2 cos थीटा रूट अंडर में होता है, ये रिजल्टेंट होता है। आप लोग को अगर याद होगा तो वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, ठीक है, ये चीज हो गया, है ना, ये चीज हो गया। लेमिस थ्योरम में भी यही चीज करते हैं, या फिर हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस से क्या करते हैं, 2 फोर्सेस के बीच से हम लोग ट्रायंगल बना देते हैं। अगर मान लो मैं फिर से यहाँ पे बताऊं, यही 2 फोर्सेस है, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, हर चीज में बता रहा हूँ। मान लो फिर से यहाँ मेरा F1 फोर्स है और F2 फोर्स है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का मैं तरीका और बता रहा हूँ। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में क्या करते हैं, इससे हम लोग दोनों फोर्सेस ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे F1 फोर्स जी डायरेक्शन में रहा, उसके परपेंडिकुलर में हम लोग लेंगे, एकदम पैरेलल में लेंगे, सॉरी परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, पैरेलल। तो देखो ये पैरेलल इसके पैरेलल हो गया, ठीक है, ये मैंने पैरेलल में ले लिया, ठीक है। तो पैरेलल में मैंने यहाँ पे ले लिया F1 एंड F2 किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, तो जस्ट इसके पैरेलल में मैं लूंगा कुछ ऐसे, इस तरह करके ऐसे। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, बैक जाने दीजिए मुझे, हाँ ठीक है।
तो मैं क्या करा, F1 हो गया, F2 इस डायरेक्शन में, तो मैंने F2 इस डायरेक्शन पे ले लिया, है ना। एक सेकंड, वैसे नहीं है, कुछ मेरा जा रहा सीधा ऐसे जा रहा है F2, तो देखो F2 हो गया, F1 एंड F2 एंड फोर्स बेसिकली हम लोग यहाँ डॉट में नहीं दिखाएंगे, सेंटर में दिखाएंगे लाइन के, ऐसे जा रहा है, ये F1 और ये F2 दोनों हो गया मेरा। अब इन दोनों को क्लोज करेगा, जो क्लोज करता ना वो मेरा रिजल्टेंट देता है, तो ये ट्रायंगल ऑफ फोर्स हो गया। मतलब इन दोनों फोर्सेस से हम लोग ट्रायंगल बना दिए, ट्रायंगल का दो साइड बन गया मेरा फोर्स, और इससे जो मेरा डायगोनल, जो इसको डायगोनल नहीं बोलेंगे, जो इसको क्लोज कर रहा है वो रिजल्टेंट देगा, या फिर हम लोग इसको पैरेललोग्राम बना के इसका रिजल्टेंट। तो ये सब मेरा रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का तरीका है, लेकिन ये मेरा जो वेरगोनियस थ्योरम है ये मोमेंट फाइंड आउट करने का तरीका है। अब बताते हैं कि ये मेरा वेरगोनियस प्रिंसिपल क्या कहता है। इसमें क्या कहता है डियर, इसमें क्या कहता है कि अगर मेरा दो फोर्सेस है, इस पॉइंट से मेरा दो फोर्स जा रहा है, दिस इज योर F1 फोर्स एंड F2 फोर्स, एंड कोई ओ मोमेंट के अबाउट हम लोग मोमेंट फाइंड कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा द मोमेंट अबाउट पॉइंट O, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट O प्लस द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट, द मोमेंट ऑफ F2 फोर्स अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट मोमेंट अबाउट पॉइंट O इज इक्वल। मेरा बात समझ आया कि नहीं। मैंने कहा F1 का जो मोमेंट रहेगा, मैं लिख ही देता हूं इस चीज को, ठीक है। द मोमेंट ऑफ F1 अबाउट पॉइंट O प्लस मोमेंट ऑफ F2 फोर्स, है ना, अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट O। समझ आया। मतलब F1 का जो हम लोग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे एक O के अबाउट, और प्लस F2 का जो मोमेंट फाइंड आउट करेंगे O के अबाउट, ये जो दोनों को जोड़ेंगे ना, और जो रिजल्टेंट का जो मोमेंट होगा वो दोनों का इक्वल होगा। इससे जितना निकलेगा, दोनों का जितना निकलेगा वो इज इक्वल टू मेरा जो रिजल्टेंट होगा उसका मोमेंट हो जाएगा एक अबाउट का सेम का। समझ आया कि नहीं। मतलब सिंपल सा बात है। इससे जितना आया, F1 से जितना मोमेंट आएगा और F2 से जितना मोमेंट आएगा, उन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो मेरा सम ऑफ आ जाएगा जो रिजल्टेंट का मोमेंट होगा उसके अबाउट। ये मेरा कहता क्या, वेरगोनियस प्रिंसिपल। समझ आया कि नहीं। तो ये मेरा थ्योरम ये मेरा कहता है। ओके, तो ये चीज हो गया मेरा, समझ गए होंगे। ये मेरा मोमेंट का थ्योरम है, काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे ना, उसमें से एक मेरा मोमेंट जो वेरगोनियस थ्योरम है काफी इंपॉर्टेंट ये मेरा आता है। चलिए अब बात करते हैं 12th का यहाँ पे बात करेंगे। चलिए मुझे 11 तक ही यहाँ पे रखते हैं, इसको मैं अगले क्लास में यहाँ पे मुझे अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो आप लोग बताइएगा कैसा वीडियो लगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्या चाहते हैं। जिस तरह चल रहा है 1 घंटा का यही रहेगा, या फिर आप लोग बोलेंगे सर टाइम मैटर नहीं करता कितना पढ़ाई, बट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से पढ़ाइए। अगर आपको ये भी लगेगा सर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कीजिए, फटाफट पार कीजिए। देखो मेरा टारगेट है एक्सप्लेनेशन करके एक बार लास्ट में जब मैं कराऊंगा ना, फटाफट आप लोग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए एक घंटा में 100-200 क्वेश्चन करा दूंगा, पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट करा दूंगा 1-1.5 घंटा में फटाफट करा के। लेकिन अभी समझ हो, बट आप लोग का रिस्पॉन्स मुझे चाहिए, आप लोग क्या चाहते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, कमेंट करना। एंड उसके अलावा मैं और कुछ चीज बताना चाहूंगा, आप लोग जा सकते हो, जैसे मैंने कहा था पहले ही, आप लोग के लिए अगर कोर्स को अच्छी तरह से थ्योरी वगैरह को पढ़ना है तो आप जाके श्योर सिलेक्शन बैच को देख सकते हो। मैकेनिकल का यहाँ पे रखा हुआ है, सिविल का भी ये स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग थ्योरी वगैरह पढ़ाएंगे, डेरिवेशन वगैरह पढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, न्यूमेरिकल भी कराएंगे, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज थ्योरी भी एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, प्रॉपर क्लास चल रहा है। इसके अलावा SSC जे का गाइडेंस सीरीज में अपलोड कर दूँ, जिसमें 12 वीडियो अभी तक आ चुका है और अभी और आएगा। इसमें मैं अगर बात करूँ गाइडेंस सीरीज में क्या क्या मिल जाएगा, तो हर वो चीज़ जो आप लोग को गाइड करेगा। जैसे SSC JEE का जो है वो कितना वैकेंसी आएगा, कितना आ रहा है, SSC JEE का क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, SSC JEE का कटअप कितना जाने वाला है और कितना गया पिछला 5 से 6 साल में, SSC JEE वर्सेस RRB में क्या डिफरेंस होता है, SSC JEE का सब्जेक्ट वाइज वेटेज मैकेनिकल का क्या गया है, पिछले 7 साल का पेपर का एनालिसिस करके मैं आप लोगों को वेटेज बताया हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना इंपॉर्टेंट आता है, कितना सब्जेक्ट गया है, ये सब चीज़ आपको पता चलेगा। इसमें बताऊँ कुछ 4-5 सब्जेक्ट को अगर पढ़िएगा तो 70 से 80 नंबर ला सकते हो 100 में, तो वो आपको पता चलेगा। इंपॉर्टेंट बुक अगर आपको चाहिए टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का, तो आपको पता चलेगा, इंपॉर्टेंट बुक्स आप लोग देख लेना। इसके अलावा GS एंड GK आपको पता है 100 नॉन टेक्निकल रहता है, जिसमें GK GS से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। तो अभी GK GS का आ चुका वीडियो एंड रीजनिंग का भी आ गया है, इसको मैं ले लिया हूँ, लेकिन आप लोग को जाके वहाँ भी मिल जाएगा। एंड जो नोटिफिकेशन है SSC JEE का, उसमें क्या एलिजिबल क्राइटेरिया, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज रिलैक्सेशन कैसा है, कौन सा फॉर्म मांगा गया है, और हर वो इंपॉर्टेंट कब से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम डेट क्या है, सब चीज़ आप लोग को नोटिफिकेशन जाकर पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हो गाइडेंस सीरीज
और यहाँ पे और वीडियो आएगा। जो भी इससे डाउट रिलेटेड कोई भी रहेगा एसएससी जी को, जितना भी आप लोगों को दिमाग में चल रहा है सब चीज़ इस गाइडेंस सीरीज में आप लोगों को देखने को मिलेगा आगे चलकर भी वीडियो, ठीक है, हर वो चीज़, चाहे एग्जाम डेट रहे या कुछ रहे। इसके अलावा अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो प्रिपरेशन तो आप परचेज कर सकते हो एसएससी जेई का कोर्स, जिसमें कंप्लीट यहाँ पे जीरो से लेकर हीरो तक हर वो चीज़ समझाया जाएगा। बेसिक से लेकर आप लोग को एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग हाई लेवल तक आप लोग को सब चीज़ समझाया जाएगा। थ्योरी के साथ एमसीक्यू सॉल्यूशन के साथ टेस्ट सीरीज फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस 25,000 आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन रहेगा, आरआरबी जे का क्वेश्चन सॉल्यूशन रहेगा, स्टेट लेवल एजे का क्वेश्चन रहेगा, गेट एंड ईएससी का क्वेश्चन रहेगा, वन लाइनर क्वेश्चन जो एसएससी जेई को लगाना होता है, और जितने भी स्टैंडर्ड बुक होता है मैकेनिकल का सिविल का, अगर मैकेनिकल का कोर्स लगो तो मैकेनिकल का, सिविल का तो सिविल, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल का, वो भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन यहाँ पे करा जाएगा। तो आप इस बैच को भी परचेज कर सकते हो। इसके लिए आप सिंपली हमारे इन्फिनिटी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करो और डाउनलोड करके वहाँ पे सारे आप पता चल जाएगा, अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट करो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, और जाकर यहाँ पे कोर्स के बारे में सारे डिटेल पता कर सकते हो। आपको 1 ईयर का यहाँ पे वैलिडिटी मिलेगा। क्या क्या मिलेगा वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे सिविल का है तो मैकेनिकल का यहाँ पे बता देता हूँ। टेक प्लस नॉन टेक, पहली बात यहाँ पे प्री और मेंस दोनों का यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा लेक्चर। पहली बात मैं यहाँ पे वो चीज़ प्रोवाइड करूँगा जो इंडिया में कोई प्रोवाइड नहीं करेगा आज के टाइम पे। सिर्फ अगर आप प्री का लेते हो या फिर पेपर 1 का लेते हो, जो आप लोग का सीबीटी फर्स्ट होता है उसका पेपर लेते हो, तो 3000 से लेकर कोर्स का जो फी रहता है 3000 से लेकर 10,000 तक जाता है, सिर्फ टेक्निकल फर्स्ट पेपर। मैं यहाँ पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को प्रोवाइड करूँगा, यानी प्री एंड मेंस दोनों का आप लोग को पेड कोर्स मिल रहा है। और सिर्फ टेक्निकल ही नहीं, नॉन टेक्निकल का भी आप लोग को मिलेगा, इसमें इंक्लूड रहेगा। इसके अलावा इसमें आप लोग को टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका वर्कबुक मिलेगा। लेक्चर कितना मिलेगा? 500 घंटा से ज़्यादा आप लोग को लेक्चर मिलेगा। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, लेक्चर का सारा का थ्योरी, मतलब आप लोग को लिखने का जरूरत नहीं, नोट्स बनाने का जरूरत नहीं, पीडीएफ में मिल जाएगा। और क्या मिलेगा? जैसे मैंने कहा एसएससी का, आरआरबी जेई का, एसएससी जेई का, स्टेट लेवल पीएससीएस का, गेट ईएससी का, और स्टैंडर्ड बुक जितना भी होता है लगभग 20 से 25 बुक लिया गया। जैसे मैकेनिकल में सोम, टॉम, थर्मो का स्टैंडर्ड बुक होता है, उसमें बैक साइड में जो भी क्वेश्चन होता है उसका सोल्यूशन करके रखा गया है। तो इन सबको मिला के 25,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझाया गया फिगर के साथ, डायग्राम के साथ, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। बाकी प्रॉपर गाइडेंस किया जाएगा, जो लैंग्वेज रहेगा हिंदी इंग्लिश में आपको यहाँ पे लेक्चर रहने वाला है। रेगुलर डाउट दिया जाएगा, आप लोगों को लिया जाएगा, समझाया जाएगा, गाइड किया जाएगा, आपको प्रॉपर तरीके से सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा ताकि कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। कॉल के थ्रू भी इंपॉर्टेंट रहता है, आप लोग को सारे प्रॉब्लम को क्लियर किया जाएगा, जैसे कैसे पढ़ाई करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। ईयर का जो वैलिडिटी रहेगा आपको कोर्स का वो 1 ईयर रहेगा। फर्स्ट 500 अगर आप सब्सक्राइबर इनरोल कराते हो तो आपको 1.5 साल मिल जाएगा यहाँ पे वैलिडिटी, और डेली वीकली मंथली आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेगा। समझ आया कि नहीं? सब्जेक्ट वाइज और टेस्ट वाइज, तो ये सभी चीज़ मिल रहा है। तो आप जाके एसएससी जेई के मैकेनिकल कोर्स को परचेस कर सकते हो हमारे ऐप को डाउनलोड करके। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाएगा फॉर पीडीएफ के लिए और डाउट के लिए, सेशन के लिए, एंड सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को। अगर आप यूट्यूब में ही पढ़ना चाहते हो, जैसे मैंने कहा यहाँ पे श्योर सिलेक्शन बेस में सभी चीज़ को पढ़ाया जाएगा, एंड एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन भी हम लोग करा रहे हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। बट जैसे मैंने कहा वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें और भी इंक्लूड हो रहा है, जैसे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, गेट एंड ईएससी का 1 लाइनर क्वेश्चन लगाना कितना इंपॉर्टेंट है हमेशा कहता हूँ, क्योंकि 20 से 30 क्वेश्चन आप लोग को एसएससी जेई, आरआरबी, गेट और ईएससी का 1 लाइनर से भी कॉपी पेस्ट रखा जाता है एसएससी जेई में, तो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल रहा है, और जो 25,000 प्लस एमसीक्यू के क्वेश्चन है वो भी मिल रहा है, और आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ जो है वो भी फ्री, सब कुछ मिल रहा है। समझ आया कि नहीं? तो आप लोग को जैसा लगे कमेंट करके बताएगा, और इस लेक्चर के बारे में प्रॉपर तरीके से आप लोग जरूर बताएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।